हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर के हम सभी क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, यानी कि द्रव अवस्था में होती है, तरल अवस्था में होती है या लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ऐसी धातु कौन सी है? पारा यानी Hg या मरकरी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो लिथियम यानी कि Li, सोडियम Na तथा पोटेशियम K आदि धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, यानी कि ये इतनी मुलायम, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तीसरा है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो सिल्वर यानी कि Ag तथा कॉपर यानी Cu ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं। चौथा है, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो वे धातुएं कौन सी हैं? लेड यानी कि शीशा या Pb तथा मरकरी यानी Hg या पारा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। प्रश्न 2, आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो आघात वर्ध, तो जैसा कि देखिए इसके नाम से ही विदित है कि आघात यानी कि चोट करके या उसे पीट करके, और वर्ध यानी बढ़ाना, लंबाई में खींचना। तो कुछ धातुओं को पीट करके पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। इस गुण को आघात वर्धनीयता तथा ऐसी धातुओं को आघात वर्ध्य धातु कहते हैं, क्योंकि उनमें आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। उदाहरण के लिए सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु हैं, यानी कि इन्हें सबसे ज़्यादा पीट करके पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। तो सोने और चांदी में सबसे ज़्यादा आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। तन्य, तन्य यानी तानना। तो धातुओं को एक पतले तार के रूप में खींचने की दक्षता को तन्यता कहते हैं, यानी कि किसी धातु को पीट करके कितना ताना जा सकता है, उसको पतले तार के रूप में कितना खींचा जा सकता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब सोने में सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, सोडियम को केरोसिन में डुबो करके क्यों रखा जाता है? केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। तो सोडियम को खुले में नहीं रखा जाता है, इसे जब भी रखते हैं तो केरोसिन में डुबो करके ही रखते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो सोडियम एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रियाशील धातु है और यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। इसके अलावा यह नमी से भी अभिक्रिया करता है। तो हवा और नमी से बचाने के लिए, ताकि इनके संपर्क में आकर के ये आग ना पकड़े, इसीलिए सोडियम को केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। प्रश्न 2, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। पहली है कि भाप के साथ में आयरन, और दूसरी है जल के साथ में कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो देखिए आयरन यानी Fe जब भाप के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? आयरन का ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरी है जल के साथ में कैल्शियम की तथा पोटेशियम की। तो देखिए कैल्शियम Ca प्लस जल H2O के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जल के साथ में पोटेशियम की, पोटेशियम K जब जल के साथ में यानी कि H2O के साथ में अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्लस ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि ऊर्जा निकलती है। प्रश्न 3, A, B, C एवं D 4 धातुओं के नमूनों को लेकर के एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया।
तो इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया। तो इसमें देखिए ये 4 धातुएं दे रखी हैं, ए, बी, सी और डी, और यहाँ पर ये 4 तरह के विलयन दे रखे हैं, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। अब जब धातु ए को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला गया तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई, और कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विस्थापन अभिक्रिया देता है, और जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं हुई है, यानी कि इनके साथ अभिक्रिया नहीं करवाई गई है। धातु बी को जब आयरन सल्फेट के विलयन में डाला गया तो यह विस्थापन अभिक्रिया देता है, और जिंक सल्फेट के विलयन पर डालने पर यह कोई अभिक्रिया नहीं देता है, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में इसे नहीं डाला गया है, तो इसलिए कोई अभिक्रिया नहीं दिखाई गई है। धातु सी को जब आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है, जिंक सल्फेट के में डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। धातु डी को जब हम आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, जिंक सल्फेट के विलयन में डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये सारणी हमको इस प्रकार से दी गई है। तो इस सारणी का उपयोग करके धातु ए, बी, सी एवं डी के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस सारणी से संबंधित अब हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके हमें उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बी है, क्योंकि यह आयरन सल्फेट के साथ में विस्थापन अभिक्रिया देता है। तो यहाँ पर देखिए ये धातु बी है जो आयरन सल्फेट के विलयन में जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया देता है, यानी कि यह आयरन सल्फेट के विलयन में से आयरन का विस्थापन कर देता है। तो इस प्रकार से जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है वह कौन सी है? बी है। दूसरा है धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विस्थापन अभिक्रिया होगी, जिसके कारण नीले कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग फीका हो जाएगा तथा कॉपर विस्थापित होकर के धातु बी पर निक्षेपित हो जाएगा। यानी कि जो धातु बी है वे अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर का विस्थापन कर देगा, और यह कॉपर विस्थापित होकर के धातु बी के ऊपर निक्षेपित हो जाएगा। तीसरा है कि धातु ए, बी, सी एवं डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद में थोड़ी कम, उससे फिर थोड़ी कम। तो इस प्रकार से इनको अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो धातु बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि यह आयरन को भी अपने विलयन में से विस्थापित कर देती है। धातु ए कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि यह कॉपर को अपने विलयन में से विस्थापित कर देती है। धातु सी और भी कम अभिक्रियाशील होती है, क्योंकि यह केवल सिल्वर को ही अपने विलयन से विस्थापित कर सकती है। और धातु डी सबसे कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि यह किसी भी धातु को अपने विलयन में से विस्थापित नहीं कर पाती है। इसीलिए धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुआ क्रम निम्न प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, उससे कम ए है, उससे कम सी है, और सबसे कम धातु डी अभिक्रियाशील है। तो इस प्रकार से ये धातुओं का अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटता हुआ क्रम है। प्रश्न 4, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ में तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो किसी भी अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। आयरन के साथ में तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण निम्न प्रकार से है। तो देखिए आयरन क्या होता है? Fe प्लस H2SO4 कैसा है? यह तनु यानी कि डाइल्यूट है।
तो इसके साथ में रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाता है, FeSO4 आयरन सल्फेट बनाता है, प्लस H2 गैस निकलती है। प्रश्न 5, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जिंक आयरन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए जिंक आयरन को आयरन सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है, जिससे हल्के रंग का आयरन सल्फेट का विलयन रंगहीन हो जाता है। तो देखिए, जिंक की जब आयरन सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण आयरन सल्फेट के विलयन में से आयरन को विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट का विलयन बना लेता है। और यह कैसे रंग का होता है, यह रंगहीन विलयन होता है, इसीलिए विलयन का रंग बदल जाता है, वह रंगहीन हो जाता है। और Fe यानी कि जो आयरन होता है वह अपक्षेप के रूप में बच जाता है। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या फिर लुईस संरचना, तो किसी अणु के परमाणुओं के बीच के आबंधों और एकाकी युग्मों को दर्शाने वाले आरेख होते हैं। इन संरचनाओं से अणु के प्रत्येक परमाणु में मौजूद एकाकी जोड़ों की संख्या भी पता चलती है। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से है। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सोडियम यानी कि Na में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8 एवं 1 होता है, क्योंकि जो सोडियम का परमाणु संख्या है वह कितनी होती है, 11 होती है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह क्या है, 2, 8 और 1 होता है। तो सोडियम के सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ऑक्सीजन यानी कि O में इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास 2 और 6 होता है, यानी कि इसकी जो परमाणु संख्या होती है वह कितनी होती है, 8 होती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की विन्यास होता है वह क्या होता है, 2 और 6 होता है। तो ऑक्सीजन का जो सबसे बाहरी कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मैग्नीशियम यानी कि Mg में इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास क्या होता है, 2, 8 और 2 होता है, यानी कि इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 12 होती है। तो इसके सबसे जो बाहरी कक्षा है मैग्नीशियम की, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। प्रश्न 1 का दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है और Na2O का निर्माण और MgO का निर्माण समझाना है। तो देखिए Na2O का देखते हैं। तो Na2O में सोडियम सबसे पहले, तो सोडियम का परमाणु संख्या होती है 11, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 2, 8 और 1, यानी कि सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करेगा और अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करेगा। अष्टक पूर्ण होने से इनके आबंध मजबूत होते हैं, तो यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन देने के कारण सोडियम के ऊपर यह धनायन आ जाएगा, ये देखिए धनायन लिखा हुआ है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह क्या हो जाएगा, 2 और 8 रह जाएगा। तो इस प्रकार से सोडियम धनायन का निर्माण होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो जाएगा और अपना 1 इलेक्ट्रॉन यह दे देगा। अब ऑक्सीजन को देखते हैं कि ऑक्सीजन में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है वह क्या होती है, 8 होती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 6, यानी कि इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अभी 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यह लेता है, तो लेने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज आ गया और अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह क्या हो गया, 2 और 8 हो गया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन ऋणायन का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये सोडियम है, इसने अपना 1 दिया है और यहाँ पर Na2 है, यानी कि 2 सोडियम के अणु हैं, तो ये दोनों अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन को देंगे। तो ऑक्सीजन को यहाँ पर देने से क्या होगा
कि ऑक्सीजन के पास में जो 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो रही थी वो दोनों इलेक्ट्रॉन वो 2 सोडियम से प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से Na के पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 सोडियम के अणु है और ये 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो Na2+, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ गया और इस प्रकार से Na2O का निर्माण होगा। MgO का बनना, तो देखिए Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 282, यानी कि इसकी परमाणु संख्या होती है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 282, यानी कि इसका जो बाहरी कोश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2। तो Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को दे करके Mg+2 यानी कि मैग्नीशियम धनायन प्राप्त कर लेता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10 रह गई, यानी कि इसके बाहरी कोश में अब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका अष्टक पूर्ण है और इस प्रकार से ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या दे देता है, तो Mg+2 का निर्माण होता है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 8 होती है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 और 6, यानी कि इसके जो बाहरी कोश में अभी 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऑक्सीजन पर 2- का चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन ऋणायन हो जाता है और ऑक्सीजन के जो बाहरी कोश में अभी तक जो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे थे वो अब कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन का बाहरी कोश का जो अष्टक है वह पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा किसको? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन इसके यहाँ पर देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो Mg के ऊपर +2 का चार्ज है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसलिए इसके ऊपर -2 का चार्ज है और इस प्रकार से ये दोनों आपस में जुड़ करके MgO का निर्माण करते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होकर के Mg देता है और ऑक्सीजन लेता है। तो इस प्रकार से Mg तथा ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, यानी कि स्थानांतरण के कारण MgO का निर्माण होता है। प्रश्न 1 का तीसरा है कि इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं? प्रश्न 1 का तीसरा कि इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं? यौगिक है Na2O में उपस्थित आयन। तो यहाँ पर देखिए Na यानी कि सोडियम में क्या है? Na+ का या सोडियम धनायन होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम का जो परमाणु संख्या होती है वह 11 होती है, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1, यानी कि जो इसका बाहरी कोश होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन देने के कारण सोडियम के ऊपर ये +1 या प्लस धनायन होता है। तो सोडियम क्या है? धनायन है। ऑक्सीजन ऋणायन में इसमें कौन सा है? ऑक्सीजन है 2-। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 और 6, यानी कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 8 है। तो इसके बाहरी कोश में ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? 2- का चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन क्या है? ऋणायन है। तो Na2O में धनायन तो सोडियम है और ऋणायन ऑक्सीजन है। MgO में उपस्थित आयन, तो धनायन तो इसमें Mg+2 है क्योंकि Mg के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन्हें दे करके Mg क्या होता है? धनायन हो जाता है। तो इसमें धनायन तो Mg है जिसके ऊपर 2+ का चार्ज होता है और ऋणायन इसमें क्या है? ऑक्सीजन है 2- क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन ऋणायन है। प्रश्न 2, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो आयनिक यौगिकों में धनायन एवं ऋणायन निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं तथा इनमें अंतर आयनिक बल अधिक होता है। तो आयनिक यौगिकों को जब गर्म किया जाता है तब इनमें उपस्थित प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल को समाप्त करने के लिए अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनका गलनांक उच्च होता है। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए।
पहला है खनिज, दूसरा है अयस्क और तीसरा है गैंग। तो पहला है खनिज। खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। दूसरा है अयस्क। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिन्हें निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क या और कहते हैं। जैसे लेड का अयस्क गैलेना PbS होता है। तीसरा है गैंग। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां मिली हुई होती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। यानी कि वह अपने शुद्ध रूप में नहीं रहती है, उसमें कुछ अशुद्धियां भी मिली हुई होती हैं और इन अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। प्रश्न 2, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो गोल्ड यानी कि सोना तथा प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु हैं। प्रश्न 3, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए अपचयन प्रक्रम के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग भी कर सकते हैं। अपचयन प्रक्रम में अपचायक के रूप में कार्बन तथा विस्थापन अभिक्रिया में अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ में गर्म किया गया। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु किसी कम अभिक्रियाशील धातु को उसके धात्विक ऑक्साइड से विस्थापित कर देता है। तो जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर में से जो मैग्नीशियम होता है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जबकि कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील है। इसीलिए निम्न स्थितियों में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी। अब जब जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मैग्नीशियम के साथ में जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण जिंक ऑक्साइड में से जिंक का विस्थापन कर देगा। तो यहाँ पर विस्थापन होगा। और कॉपर के साथ में जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील होने के कारण जिंक ऑक्साइड में से जिंक का विस्थापन नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की जिंक के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। मैग्नीशियम के साथ में मैग्नीशियम की कोई अभिक्रिया नहीं होगी और कॉपर के साथ में भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि जिंक और कॉपर दोनों मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील होने के कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम का विस्थापन नहीं कर पाएंगे। अब कॉपर ऑक्साइड की जब जिंक के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर का विस्थापन कर देगा। तो यहाँ पर ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। उसी प्रकार से जब मैग्नीशियम के साथ में कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर का विस्थापन कर देगा। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी। और कॉपर ऑक्साइड की कॉपर के साथ में जब अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। प्रश्न 2, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? संचारित का मतलब उस पर जंग नहीं लगती है। तो वे धातुएं जो वायु, जल तथा अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं वे शीघ्रता से संचारित नहीं होती हैं, जैसे सोना एवं प्लेटिनम। प्रश्न 3, मिश्रातु यानी कि मिश्र धातु क्या होते हैं? तो दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्रातु या फिर मिश्र धातु कहते हैं। इसके लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाते हैं, यानी कि उस मूल धातु को पहले गलाया जाता है। तत्पश्चात
दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में इसमें मिला करके फिर इसे कमरे के ताप पर ठंडा किया जाता है। तो इस प्रकार से मिश्र धातु प्राप्त होती है। अभ्यास प्रश्न 1, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ए है NaCl का विलयन एवं कॉपर धातु, बी है MgCl2 का विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, सी है FeSO4 का विलयन एवं सिल्वर धातु, डी है AgNO3 का विलयन एवं कॉपर धातु। तो इनमें से कौन सा ऐसा युगल है जो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो उत्तर है डी, AgNO3 का विलयन एवं कॉपर धातु। प्रश्न 2, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? पहली है ए है ग्रीस लगा करके, बी है पेंट लगा करके, सी जिंक की परत चढ़ा करके और डी है ऊपर के सभी। तो इसका उत्तर है सी, जिंक की परत चढ़ा करके। प्रश्न 3, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। तो यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? ए है कैल्शियम, बी है कार्बन, सी है सिलिकॉन और डी है लोहा। तो इसका सही उत्तर है ए, कैल्शियम। प्रश्न 4, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? तो इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है ए, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, बी है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, सी है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और डी है टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। इसका उत्तर है सी, यानी कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसीलिए टिन का लेप किया जाता है, जिंक का नहीं किया जाता है। प्रश्न 5, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। तो ए है कि इनका उपयोग करके धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच में आप विभेद कैसे कर सकते हैं? तो हथौड़े की चोट से यदि दिया गया नमूना टूट जाता है तो वह क्या है? अधातु है। परंतु यदि वह एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वह धातु होती है, क्योंकि धातु में आघात वर्ध का गुण होता है, यानी कि वह पीटने पर पतली चादर के रूप में फैल जाती है। और जो अधातु होती है वह पीटने पर टूट जाती है। तो इस प्रकार से हमें नमूने का पता चल जाएगा कि यह धातु है अर्थात या फिर अधातु है। दूसरा है, दिए गए उपकरणों में बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच को जोड़ करके एक परिपथ तैयार करते हैं और इसके दोनों टर्मिनलों के बीच में नमूने को रख देते हैं। स्विच ऑन करने पर यदि बल्ब जलता है तो नमूना धातु है, क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, और यदि बल्ब नहीं जलता है तो नमूना अधातु है। तो इस प्रकार से हमें उस नमूने का पता चल जाएगा कि वह धातु है या फिर अधातु है। बी है, धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। पहला है, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अतः इनकी चादर बना करके विभिन्न प्रकार के बर्तन, पात्र एवं विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा है, धातुएं विद्युत के सुचालक होती हैं, अतः इनसे विद्युत के परिपथ के तार आदि बनाए जाते हैं, जबकि अधातुओं से नहीं। प्रश्न 6, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी का अर्थ होता है जिसमें दोनों तरह का गुण हो। तो ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से ही अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एवं जिंक ऑक्साइड ZnO। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक के साथ में निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये अम्ल के साथ में यानी कि HCl के साथ में अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है AlCl3, यानी कि क्षारकीय व्यवहार दर्शाता है और जल बनता है।
अब Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब या क्षार से यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो यह सोडियम एल्यूमिनेट यानी कि NaAlO2 बनाता है और यह अम्लीय व्यवहार दर्शाता है, प्लस H2O बनता है। प्रश्न 7, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो मैग्नीशियम यानी कि Mg तथा जिंक Zn तनु अम्लों के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, जबकि कॉपर तथा सिल्वर यानी कि Ag तथा Cu ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम तथा जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण वो तनु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, जबकि Cu यानी कि कॉपर और जो सिल्वर होते हैं ये कम अभिक्रियाशील होने के कारण ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते। प्रश्न 8, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य कैसे बनाएंगे। तो किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण के विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है, जैसे Cu यानी कि कॉपर के शोधन में CuSO4 का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जिस धातु का शोधन करना है उस धातु का विद्युत अपघट्य के रूप में विलयन लिया जाता है। प्रश्न 9, प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर के उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। तो यहाँ पर देखिए स्पैचुला में सल्फर के चूर्ण को लेकर के उसे गर्म किया जा रहा है और उसके ऊपर यहाँ पर ये देखिए परख नली को उल्टा कर दिया गया है गैस को एकत्रित करने के लिए। अब ये है कि गैस की क्रिया क्या होगी। जब हम उसे सूखे लिटमस पत्र पर लगाएंगे तो गैस की अभिक्रिया क्या होगी, यानी कि वह लिटमस को नीला करेगी, लाल करेगी, क्या करेगी। दूसरा है आर्द्र लिटमस पत्र पर, और जब हम गीला लिटमस लगाएंगे तब गैस का क्या रिएक्शन होगी। ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जब सल्फर चूर्ण को वायु में गर्म किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस का निर्माण होता है। अब उत्सर्जित SO2 गैस को जब सूखे लिटमस पत्र पर लगाते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। दूसरा है आर्द्र लिटमस पत्र पर यदि वह नीला है तो यह गैस उसे लाल कर देती है, क्योंकि SO2 अम्लीय ऑक्साइड होता है। बी है कि अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले सल्फर के चूर्ण को जब वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड की जब गीले लिटमस पत्र के साथ में और यदि वह नीला है तो यह उसे लाल कर देता है, क्योंकि इससे हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है और यह अम्लीय होता है, इसलिए यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है। प्रश्न 10, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो पहला है कि लोहे पर तेल अथवा ग्रीस लगा करके जंग से बचाया जा सकता है, और दूसरा है लोहे पर पेंट करके। प्रश्न 11, ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त होकर के अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। तो ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त होकर के अधातुएं दो प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय व उदासीन। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त होकर के N2O5 यानी कि डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड या फिर N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बनाती हैं, जो कि अम्लीय ऑक्साइड है, जबकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जो कि एक उदासीन ऑक्साइड है। यानी कि अधातुओं के साथ में कैसा ऑक्साइड बनाती हैं, ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त होकर के अधातुएं दो प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय व उदासीन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के साथ में संयुक्त होकर के अम्लीय ऑक्साइड बनाया, जबकि कार्बन के साथ में संयुक्त होकर के उदासीन ऑक्साइड बनाया। प्रश्न 12, कारण बताइए। ए है
प्लेटिनम, सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो प्लेटिनम, सोना एवं चांदी सक्रियता श्रेणी में नीचे होते हैं, अर्थात इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। अतः ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी तथा अम्लों से भी आसानी से क्रिया नहीं करते हैं और इनका संचारण भी नहीं होता है, जिससे इनकी चमक बरकरार रहती है। ये धातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं। इन्हीं कारणों से इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। बी है सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु हैं। ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये अभिक्रिया तेजी से होती है, अतः खुले में रखने पर ये आग पकड़ लेती हैं। अतः इन्हें सुरक्षित रखने के लिए तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में संग्रहित किया जाता है। सी है एल्यूमिनियम अत्यंत ही अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो एल्यूमिनियम अत्यंत ही क्रियाशील धातु है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है, क्योंकि सामान्य ताप पर इस धातु पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। यह परत धातु को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। यह परत इसे संक्षारण से भी बचाती है। यह धातु ऊष्मा की अच्छी सुचालक भी है। इसी कारण से एल्यूमिनियम को बर्तन बनाने में प्रयुक्त करते हैं। डी है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि कार्बोनेट या सल्फाइड की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। प्रश्न 13, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या फिर इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? तो तांबा यानी कि कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र CO2 से अभिक्रिया करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण कि बर्तन मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है। जब बर्तन को नींबू या फिर इमली के रस से साफ करते हैं तो इनमें उपस्थित अम्ल बर्तन पर उपस्थित बेसिक कॉपर कार्बोनेट से क्रिया करके उसे विलय कर देता है और जिससे बर्तन साफ हो जाता है। प्रश्न 14, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। तो रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में अंतर निम्न प्रकार से। पहला है धातुएं विद्युत धनी होती हैं, अतः ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे करके धनायन बनाती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत ऋणी होती हैं, अतः ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। दूसरा होता है कि धातुएं वायु में दहन से क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं वायु में दहन से अम्लीय एवं उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। तीसरा है धातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं तथा अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं तथा क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं। चौथा है धातुएं जल से क्रिया करके भी ऑक्साइड तथा H2 देती हैं, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। पांचवा है कि धातुएं तनु हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया करके लवण व H2 बनाती हैं, जबकि अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती। प्रश्न 15, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत ही कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं?
तो उस व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त किया गया विलयन अम्लराज होता है, जो कि सांद्र HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जो कि इन्हें क्रमशः 3:1 के अनुपात में मिलाने पर बनता है। यानी कि 3 अनुपात में सांद्र HCl और 1 अनुपात में सांद्र HNO3 को जब मिलाते हैं तो हमें अम्लराज प्राप्त होता है। सोना यानी कि गोल्ड अम्लराज को एक्वारेजिया भी कहते हैं, उसमें घुलनशील होता है। इसीलिए जब वह व्यक्ति महिला के कंगन को अम्लराज में डालता है तो कंगन का सोना अम्लराज में घुलने लगता है, जिसके कारण महिला के कंगन का भार कम हो जाता है। प्रश्न 16, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात यानी कि लोहे की मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण बताइए। तो तांबा बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है। यह जल तथा वाष्प के साथ में बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। इसके विपरीत इस्पात में आसानी से जंग लग जाता है, इसीलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।